नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जान लेते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट इजिप्ट को लेकर आ रही है, यानी कि मिस्र को लेकर आ रही है। दरअसल अब ये खबरें आ रही हैं कि इजिप्ट यानी कि मिस्र ने कोरियन एरोस्पेस के KA-50 जो एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उसे फाइनल कर दिया है और यहाँ से तेजस आउट हो चुका है। दरअसल कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि इजिप्ट अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है कि इजिप्ट ने कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ डील पक्की की है FA-50 एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की। और कहा जा रहा है कि अब इस FA-50 एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को अरब ऑर्गेनाइजेशन में तैयार किया जाएगा और इजिप्ट कम से कम 100 FA-50 एयरक्राफ्ट लेगा, जिनमें से जो 70 एयरक्राफ्ट हैं वो लोकली इजिप्ट में बनाए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हम इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अपने गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि इजिप्ट के साथ परले मिसाइल की भी बातचीत चल रही है। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं कहा तो ये जा सकता है कि तेजस के लिए झटका है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। बात तो ये शुरू होती है कि इजिप्ट हमसे इसकी तकनीक भी मांग रहा था, तो ऐसे में बेहतर है कि इजिप्ट खुद ही साइड हो गया। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों इजरायली फर्म जनरल रोबोटिक के CEO ने कहा कि भारतीय सेना और भारतीय नौसेना उनके पिटबुल रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को खरीदने में अपनी रुचि दिखा रही है। दरअसल ये जो पिटबुल है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें 7.62 mm और 12.7 mm की मशीन गन लगाई गई है। इसके अलावा ये 40 mm के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्च कर सकता है। यही नहीं, इस पिटबुल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और दूसरे पेलोड भी लगाए जा सकते हैं। यही नहीं, इसमें एक नया स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा है जो अपने आसपास की अच्छी जानकारी रखता है और इसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम मेजर्स के लिए सॉफ्ट किल और हार्ड किल मेजर्स भी लगाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल HAL जल्द ही पहले बैच के तहत लो रेटेड इनिशियल प्रोडक्शन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मार्च 2023 से डिलीवर करना शुरू करेगा, जिसे कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एविएशन कोर को दिया जाएगा। यानी कि ये जो 2 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं इनमें से एक एयरफोर्स और आर्मी को दिया जाएगा। दरअसल HAL 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहा है, जिनकी डिलीवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों HAL भारतीय नौसेना के लिए एक प्रोटोटाइप भी बना रहा है इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, जिसका बाद में शिप बेस्ड ट्रायल्स भी किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेर ने कहा कि वे भारत में अपने A-29 सुपर टुकानो को बनाने के लिए असेंबली तैयार करने की संभावनाओं को देख रहे हैं, जिसे कि भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से भारत में ही बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि A-29 का जो ऑफर है उसे भारत की तीनों आर्म फोर्सेस, इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, BSF और ITBP को भी ऑफर किया गया है। और ये जो A-29 है इसमें 250 और 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें AGR-20 एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम और 50 कैलिबर का मशीन गन भी लगाई जा सकती है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना से आ रही है। दरअसल आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना का जो पहले का MRCA टेंडर था, इसमें जो सभी एयरक्राफ्ट निर्माता थे उन्होंने अपने अपने प्रपोजल भारत को भेजे थे, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगा क्योंकि दोस्तों इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने जो प्रपोजल भारत को भेजे थे स्क्रूटनी करने के लिए वो कम से कम 7000 पेज के डॉक्यूमेंट थे। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना की जो योजना है वो अब MRFA टेंडर के तहत काफी स्पेसिफिक होने वाली है। यानी कि 114 जो MRFA फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, यानी कि 114 जो फाइटर जेट खरीदे जाने हैं MRFA प्रोग्राम के तहत। ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि इनमें से जो कुछ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स से उन्हें हटाया जा सकता है ताकि ये डील जल्द से जल्द हो सके। आपको बता दें कि जो कुछ एयरक्राफ्ट पहले के MMRCA टेंडर में शामिल थे उनका पूरा टेक्निकल ट्रायल नहीं हुआ था। अब कहा जा रहा है कि इनकी जगह नई लिमिटेड टेस्टिंग की जाएगी इन एयरक्राफ्ट की, वो भी नए सिस्टम के साथ। और कहा यह जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन का राफेल F4 स्टैंडर्ड का जो फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना के स्टैंडर्ड में सबसे आगे है। और अगर भारतीय नौसेना 26 राफेल मरीन को खरीदती है, यानी कि उनकी डील करती है, तो ये सौदा भारतीय वायुसेना के लिए भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा राफेल फाइटर जेट को खरीदने का। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड हैदराबाद ने पहले फ्यूजलार्ज को रोल आउट किया है भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर का, और इस फ्यूजलार्ज को औपचारिक रूप से आर्मी डायरेक्टर जनरल एविएशन को भी सौंपा गया है। अब कहा जा रहा है कि इस फ्यूजलार्ज को बोइंग फैसिलिटी एरिजोना में भेजा जाएगा फाइनल असेंबली के लिए। दरअसल दोस्तों टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड एकमात्र सप्लायर है इन पूरे फ्यूजलार्ज की अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए ग्लोबल मार्केट में। यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने तो 2020 में 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का भी ऑर्डर दिया है, जो कि $800 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें
हेलीकॉप्टर के अलावा 180 हेलफायर लॉन्गबो मिसाइल, 90 हेलफायर 2 मिसाइल, 200 स्ट्रिंगर मिसाइल, 30 mm की कैनन्स और एमुनिशन इसमें शामिल है और इनकी डिलीवरी 2023 के अंत से शुरू होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक MOU साइन किया है SRM इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके तहत दोनों ही मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, स्पेस कम्युनिकेशन और क्वांटम एनालिसिस को तैयार करेंगे। इसके बाद इसी के आधार पर जो फ्यूचर वॉरफेयर और ट्रेनिंग और रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम है इन क्षेत्रों का, उसे भी भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि जापान को लेकर आ रही है। भारत में जापान के राजदूत सुजुकी ने कहा कि जापान वर्तमान में अपने F2 लड़ाकू विमान का उत्तराधिकारी विकसित कर रहा है, जो कि 2030 तक रिटायर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जापान भारत की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट यानी कि AMCA और भविष्य की पीढ़ी के जो नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां हैं उन्हें विकसित करने के लिए वो भारत के प्रयास में सहायता कर सकता है। और दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मानी हुई है और ऐसे में जापान की तरफ से ये बात कहना कि वो हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम और फ्यूचर जनरेशन नेवल वेसल्स और सबमरीन्स पर साथ देगा, तो आप समझ सकते हैं कि भारत और जापान किस स्तर तक पहुंच जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि यूके, इटली और जापान ये तीनों ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार कर रहे हैं, जिसे कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा जाता है। और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इस ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है और उन्होंने भी हाल ही में घोषणा की थी कि वो 6ठी पीढ़ी के कार्यक्रम की कुछ तकनीकों को भारत जैसे अपने सहयोगियों के साथ साझा करने को तैयार है, जिसमें कि इंजन, रडार और अन्य जो सब सिस्टम्स है, इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भारत का जो रुतबा बढ़ रहा है। ऐसे में हर देश, खास करके दोस्तों यूके और जापान, भारत के स्वदेशी प्रोग्राम में साथ देने के लिए तैयार हो रखे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि वीर गार्जियन एक्सरसाइज को लेकर आ रही है। भारत और जापान के पायलटों ने एक्स वीर गार्जियन 2023 के हिस्से के रूप में एक भारतीय वायुसेना के पायलट ने JASDF F2 वाइपर 0 से उड़ान भरी, जबकि एक जापानी पायलट ने भारतीय सुखोई 30 MKI पर उड़ान भरी। दरअसल पायलटों की जो इस तरीके की अदला बदली की गई इन लड़ाकू जेट में, उसका मतलब साफ है कि लड़ाकू जेट का जो स्थानीय अनुभव होता है उसको साझा किया जा सके। दरअसल दोस्तों, जापान की वायुसेना भारतीय सुखोई 30 MKI के प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए काफी उत्सुक भी है और भारतीय पायलटों के द्वारा तैनात की जाने वाली BVR जो रणनीति है उसे भी वो सीख रहा है। और ऐसे में पहली बार आपको मालूम है कि अस्त्रा MK1 BVR मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रेंज एब्राम C5 संस्करण के समान है, जिसे कि जापान की वायुसेना भी इस्तेमाल करती है। दरअसल जापान की वायुसेना ने अपने F-15J फाइटर जेट को भी तैनात किया है, जिसे अक्सर सुखोई 30 सीरीज का सीधा प्रतिद्वंदी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में एक एनुअल ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई है 2023 की, और इस ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 145 देशों में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ज्योग्राफी से लेकर लॉजिस्टिक क्षमता तक के 50 अलग अलग कारकों पर आधारित होता है, जिसमें कि मैन पावर, लैंड फोर्स, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेस, नेवल फोर्स, लॉजिस्टिक और फाइनेंस को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा हथियार भी इस ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग का हिस्सा होते हैं। दरअसल इस क्षेत्र में भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी चीन तीसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान 2021 में 15वें स्थान पर था और 2022 में वो 9वें स्थान पर आ गया था और अब वो 7वें स्थान पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। दोस्तों, अब चाइना भारत के साथ जल युद्ध करने की तैयारी तेज कर चुका है। एक तरफ वो अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग नदी पर इस बांध को तैयार करेगा। चाइना, नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक विशाल बांध बनाने पर काम शुरू कर चुका है और इस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इस बारे में हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है। चाइना ने पिछले साल 2021 में माजबा जांगबो नदी पर एक विशाल बांध बनाना शुरू किया है, जो कि ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड के पास बन रहे चीन के इस बांध से भविष्य में ड्रैगन इस इलाके में पानी पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर देगा। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि चाइना का ये जो डैम है वो उत्तराखंड के काला पानी इलाके के काफी पास में स्थित है। चीन इस डैम को अपनी बुरांग काउंटीज में बना रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी तैयार कर रहा है, जो चीनी वायु सैनिकों के लिए काफी कारगर भी होगा। और दोस्तों, इस तरीके से अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चाइना की इस परियोजना से भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकती है। चीन पानी पर अपना कब्जा कर लेगा। यही नहीं दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत, नेपाल और चीन का ये जो ट्राई जंक्शन है वो भविष्य में किसी भी जंग में बहुत अहम भूमिका भी निभा सकता है। इतना ही नहीं,
लिपुलेक कालापानी ओलंपिया धारा को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद भी है और चाइना के इशारे पर नेपाल नाचता है। ऐसे में कालापानी सीमा का विवाद और भड़क सकता है। यही नहीं, आपको मालूम होगा कि पिछले साल नेपाल और भारत के व्यापारियों के बीच में जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। नेपाल के पास बांध बनाने का खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब पूर्वोत्तर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना विशाल बांध को बनाने का काम शुरू करने वाला है, जो कि 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने मालदीव के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दोनों देशों के सहयोग के समझौते के तहत मालदीव को 2 समुद्री एम्बुलेंस भेंट की है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह हैंडओवर भारतीय अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि जो समुद्री एम्बुलेंस है, इसके लिए कुल 6.2 मिलियन रुपया आवंटित किया गया था। इस प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो मालदीव में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि रशिया की तरफ से आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि चाइना और भारत के बीच रिश्तों को खराब करने के पीछे बॉर्डर नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार है। उन्होंने खराब रिश्तों के लिए नाटो को दोषी ठहराया। इससे पहले भी लावरोव कह चुके हैं कि नाटो ही चीन और भारत के रिश्तों को खराब कर रहा है, लेकिन इस बार लावरोव ने नाटो को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि ये मामला बिल्कुल साफ है कि नाटो चीन और भारत के बीच अतिरिक्त परेशानी पैदा करने की कोशिशों में लगा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा लावरोव ने कहा कि नाटो देश अब अपना मिलिट्री ब्लॉक तैयार करने में लगे हुए हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण ऑकस है, जो कि एशिया में अलग ही ब्लॉक है, जिसमें अमेरिका और यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यही नहीं, लावरोव ने जापान तक को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जापान पर भी ऑकस में शामिल होने का दबाव बना हुआ है और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की और यही वजह है कि जापान अपने संविधान में भी बदलाव करने को तैयार है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्वीडन की सरकार ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के नए पैकेज की घोषणा की है और इस पैकेज में बख्तरबंद सैन्य लड़ाकू वाहन शामिल होंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय यूक्रेन को सैन्य सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए हमने यूक्रेन को यह पैकेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली इस पैकेज की कुल कीमत 419 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें अगली पीढ़ी के लाइट एंटी टैंक हथियार भी शामिल है। तो फिलहाल के लिए अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।